तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ बाय आकाश सर। तो आज से हम परीक्षा धाम बुक की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 9 से 10 वीडियोस सीरीज़ में ये सारी परीक्षा धाम की बुक हम कंप्लीट करेंगे। और एक बेहतरीन चीज़ हम करेंगे कि हर एक छोटे पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मेरा खुद का बुक का पीडीएफ है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने लिखा है याद करने के उद्देश्य से वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ में मिलते रहेगी। तो आपको क्या करना है, साथ में जो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है वो साथ में रखना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन हो सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला जो हमारा टॉपिक है, हम ज्योग्राफी जो है मतलब एमपी की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का भौतिक भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भौतिक भूगोल। जैसे इंडिया का जो भौतिक भूगोल है वो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले मैप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश का भौतिक भूगोल को जानने के लिए हमने क्या किया है, जो मैप है हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश का भौतिक भूगोल है वो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है मालवा के पठार का। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 28% कवर करता है। उसके बाद हम देखते हैं रीवा पन्ना का पठार, और जो सबसे छोटा भाग है वो है बघेलखंड का पठार। तो हमें दो चीज़ें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जो सबसे बड़ा भाग है वो है मालवा के पठार का, जो पश्चिमी भाग में है, और जो सबसे छोटा भाग है वो है बघेलखंड का पठार, जो सबसे पूर्वी भाग है। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार याद रखना है, और सबसे ऊपर है बुंदेलखंड का पठार, और साइड में है मध्य भारत का पठार। तो हमें कुछ चीज़ें याद हुई, जैसे मतलब बुंदेलखंड का पठार सबसे ऊपर में है, उसके बाद मध्य भारत का पठार है, उसके बाद मालवा का पठार है जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, और सबसे पूर्व में बघेलखंड का पठार जो सबसे छोटा भाग है। इसके बाद बात करते हैं जो नीचे वाला भाग है, इसमें जैसे नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी। नर्मदा घाटी को नर्मदा घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। उसके नीचे का जो भाग है वो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। उसके बाद देखते हैं जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया है वो किया गया है 3 भागों में। मध्य प्रदेश उच्च भूमि, उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। देखो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो पूर्वी भाग है उसकी अलग विशेषताएं हैं, उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश उसकी अलग विशेषता है, सतपुड़ा श्रेणी की अलग विशेषता है। इस कारण से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया, और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया, मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। इसके बाद हम देखते हैं मध्य उच्च भूमि में क्या क्या चीज़ें कवर की गई है। तो मध्य भारत का पठार जो सबसे ऊपरी भाग है, उसके बाद साइड में बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद थोड़ा नीचे मालवा का पठार, फिर साइड में मतलब बुंदेलखंड के साइड में रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। तो हमें देखना है, एक मिनट, यहाँ से लेकर ये जो भाग है ये कवर करता है मध्य उच्च प्रदेश, ये याद रखना है। इसमें मध्य भारत का पठार भी आ जाता है, मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है और रीवा पन्ना का पठार इसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, ये जो पार्ट है ये है सतपुड़ा श्रेणी, ये जो सबसे निचला पार्ट है ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी भाग जो है वो है बघेलखंड का पठार। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जो मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का जो आप पठार देख रहे हैं, ये जो सबसे ऊपरी भाग है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अक्षांश और देशांतर इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट इसके लिए हमें पढ़ना नहीं है। बस हमें इतना याद रखना है कि मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल जो है वो 10.7% है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10.7%। उसके बाद इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है ये याद रखना है, नदियों के निक्षेप से हुआ है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, नदियों के निक्षेप से इसलिए हुआ है वहाँ से चंबल वगैरह बहती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद संबंधित प्रमुख क्षेत्र या संबंधित प्रमुख जिले कौन से हैं, तो सबसे ऊपर वाले जो क्षेत्र है वो आ जाएंगे मध्य भारत के पठार में, जैसे नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी।
उसके बाद यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु जो है वो है विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मतलब गर्मी में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी और ठंडी में एक्सट्रीम लेवल की ठंड, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसे विषम जलवायु का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर होता है। तापांतर का मतलब है कि ताप में अंतर, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, इसलिए इस यहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी में पूछ चुका है कि सबसे अधिक तापांतर किस भाग का होता है या किस क्षेत्र का होता है। तो हमें याद रखना है जो मध्य भारत का पठार है उसका तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर मतलब ताप में अंतर, ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा और ठंडी भी ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, ये चीज़ याद रखना है। और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर जो पौधे होते हैं या फिर जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाष्प बन के ना उड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं उसको कटीली बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खैर, बबूल और पलाश जैसे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से चंबल नदी बहती है, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि यहाँ से जलोढ़ और कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मध्य भारत के पठार के बारे में। उसके बाद जहाँ पर बारिश कम होगी, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर जो रबी वाली फसलें हैं, जैसे रबी जैसे वाली जो फसलें हैं, जैसे सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ, इनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी हो रहा है हमें याद रखना है कि खरीफ की फसल से रिलेट करना है, जैसे बाजरा हो गया, उसके बाद चावल हो गया, उनसे रिलेट करना है। और जहाँ पर कम बारिश हो रही है वो उनको रबी की फसल से रिलेट करना है, जैसे सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो हमें याद रखना है प्रमुख नदियाँ, तो चंबल सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद सिंध, काली सिंध, जो चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवार और सीप। चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप। पार्वती, कंवारी हैं, सीप, मतलब ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि सिंध और काली सिंध तो याद ही रहेगा। उसके बाद कुंवारी, पार्वती चंबल में सीप से जाती है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो मैंने ट्रिक बनाया इसमें कि सीधी सादी कुंवारी पार्वती, सीधी सादी कुंवारी पार्वती चंबल में सीप से जाती हैं, ठीक है। सीधी सादी कुंवारी पार्वती चंबल में सीप से जाती है। सीप मतलब क्या है, एक जहाज समझ लो, ठीक है। तो सीप से याद रखना सीप नदी, चंबल मतलब चंबल नदी, कुंवारी मतलब कुंवारी नदी, पार्वती मतलब जो है पार्वती नदी। तो ये चीज़ें याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। क्यों सरसों की हांडी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरसों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सरसों की इसे सरसों की हांडी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बुंदेलखंड के पठार के बारे में। जो बुंदेलखंड का पठार है, यानी हमने देखा था कि जो उत्तरी भाग है, ठीक है, वो है बुंदेलखंड का पठार, मतलब मध्य भारत के जस्ट साइड में। तो इसमें कुछ चीज़ें वो याद रखना है, जैसे मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, मध्य भारत के पठार के साइड में, मतलब ये हो गया मध्य भारत का पठार और उसके बाद ये हो गया रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, मतलब ऊपरी भाग में। अक्षांश अगेन मैंने बताया कि याद करना नहीं है, क्योंकि याद होगा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, इतने सारे भौतिक क्षेत्रफलों के याद रखोगे तो कुछ याद होगा नहीं, इसलिए हमें जस्ट इतना याद रखना है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। उसके बाद कौन से जिले कवर करता है, तो दतिया कवर करता है, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। तो आपको याद रखना है उत्तर और पूर्वी भाग जो है वो, मतलब चीज़ें याद रखना है, जैसे दतिया, सागर, अशोकनगर। दतिया थोड़ा याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि ये मध्य भारत के पठार में, बट ये कहाँ पर है, बुंदेलखंड के पठार में है। उसके बाद सागर, अशोकनगर, अशोकनगर याद रखना है, सागर याद रखना है और टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर ये तो याद ही रहेंगे। तो आपको दतिया याद रखना है, सागर और अशोकनगर याद रखना है, ये बाकी चीज़ आपको याद हो जाएगी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, जो मौसम होता है वो डेली बदलते रहता है, ठीक है। और एक गाना था ना कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो नहीं जाओगे, मतलब जो मौसम है वो बदलते रहता है, पर जो
जलवायु होती है ना, जलवायु कई सालों तक एक जैसी रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म हो जाता है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा हो जाता है। वही मध्य भारत के पठार के जैसे ही है इसकी भी लगभग जलवायु। उसके बाद औसत वर्षा यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी वर्षा होती है, मतलब मध्य भारत के पठार की तुलना में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ज़्यादा भी अच्छी नहीं हो रही है, बट ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कम वर्षा होगी तो कौन से पेड़ पाए जाएंगे जिसमें कांटे वगैरह हों। ठीक है, कांटे वगैरह हों ऐसे पेड़ पाए जाएंगे, जैसे बबूल, खैर, और साथ में याद रखना तेंदुपत्ता, महुआ और नीम। तेंदुपत्ता, महुआ, नीम ये भी यहाँ है की ही, मतलब यहाँ की ही वनस्पति है। तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम याद रहेगा, तेंदुपत्ता, महुआ याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना है यहाँ पर पाई जाती है मिश्रित लाल काली मिट्टी। तो मैं आपको जब मतलब मिट्टी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मैप्स के थ्रू बता दूंगा कि किस तरीके से मिट्टियों को हम समझ सकते हैं मैप के थ्रू। उसके बाद परीक्षाधाम पब्लिकेशन की ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत बेहतरीन लगती है। जो ये कोटेशन लिखे रहते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद लेट मी पे कीप द चेंज जैसे डायलॉग बोलना चाहते हो तो पढ़ते रहो। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ ये लोग लिखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो बेतवा, ठीक है, बेतवा याद रखना है, बुंदेलखंड से प्रवाहित होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंध, धसान, उर्मिला, जामनी आदि। तो यहाँ पर दो नदियाँ याद रखना है, बेतवा, सिंध, और धसान भी याद रखना है, बेतवा, सिंध, धसान, बेतवा, सिंध, धसान, बेतवा, सिंध, धसान। उसके बाद यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पन्ना वाला क्षेत्र है, तो पन्ना वाला क्षेत्र है मतलब हीरा पाया जाएगा और चूना पत्थर पाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना है, जैसे बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा आप ये कैसे याद रख सकते हो, बुंदेलखंड को याद रखना बड़े दिलेर, बुंदेलखंड बड़े दिलेर, और बड़े दिलेर कौन होते हैं, सिद्ध बाबा होते हैं, बड़े दिलेर सिद्ध बाबा होते हैं। तो बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा। इसके बाद बुंदेलखंड की जो गंगा है, जैसे मैंने बताया बुंदेलखंड से मतलब जो बेतवा है वो प्रवाहित होती है, इसलिए बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस कारण वहाँ पर क्या है ना कि मध्य प्रदेश का वो सबसे बड़ा सूखा प्रभावित। देखो अब बात करते हैं मालवा के पठार के बारे में। सबसे पहले हमने देखा मध्य भारत का पठार, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको मध्य भारत का पठार हमने पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा साइड में बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मालवा के पठार के बारे में। मालवा के पठार की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मतलब बेस्ट जलवायु है पूरे इंडिया की। बेस्ट जलवायु मतलब यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वो है मतलब भौतिक क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार ऑलमोस्ट 28% कवर करता है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन का जो पठार है और विशाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें, तो इंदौर, उज्जैन। मैप बना के देख लेना एक बार। ठीक है, आप अगर मैप बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बट ठीक है, स्क्रीन में कैसा मैप बना सकते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है थोड़ा नीचे हो गया, सॉरी, ये जो पार्ट है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा आपको मालवा का पठार, और यहाँ पर इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये सब डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। इसके बाद मैंने बताया यहाँ की जो जलवायु है वो बेस्ट जलवायु है, मतलब साधारण गर्मी और साधारण ठंड। बारिश भी कमी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। और मैंने बताया कि जहाँ पर कम बारिश होगी वहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, ऐसे वन जिनको कम वर्षा की आवश्यकता होती है या जो कम बारिश में भी सस्टेन कर जाते हैं, जैसे बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। उसके बाद बात करते हैं मिट्टी की, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और जब काली मिट्टी पाई जाएगी तो किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होगी, कपास की होगी। तो यहाँ पर और
बारिश कब हो रही है मतलब गेहूं ज्वार मूंगफली, गेहूं ज्वार, तो कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कौन सी फसल होती है तो हमने देख लिया, सोयाबीन और कपास, गेहूं, ज्वार। सोयाबीन जैसे उज्जैन वाला पार्ट है, उज्जैन, इंदौर, यहाँ पर सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर यहाँ की जो फसल है उसका नाम है सोयाबीन। कपास, काली मिट्टी है तो कपास। और उसके बाद बारिश कम हो रही है, गेहूं, ज्वार। ठीक है, मूंगफली की भी अच्छी खासी यहाँ पर पैदावार होती है। इसके बाद नदियाँ कौन सी बहती हैं यहाँ से, तो याद रखना है चंबल, छिप्रा, चंबल, छिप्रा। ठीक है, छिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ से बहती जो है, क्योंकि छिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। तो चंबल, छिप्रा, पार्वती और गंभीर, खान, माही। छिप्रा के तट पर याद रखना कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है हर 12 वर्ष में। ठीक है, अभी कब होगा तो 2028 में होगा। कब हुआ था लास्ट टाइम, तो 2016 में हुआ था। तो चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही। खान नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर शहर इसके करीब मतलब तट पे स्थित है, तो खान नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदी यहाँ से यहाँ पर बहती है, मतलब इस क्षेत्र से बहती है, मालवा वाले क्षेत्र से। उसके बाद मालवा की जलवायु को फाहियान ने, ठीक है, फाहियान ने क्या कहा है, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु का है, विश्व की, इंडिया की नहीं, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु का है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडी है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश का, वैसे फाहियान के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में इंडिया आया था, भारत आया था, उसका नाम बताना है, उस शासक का क्या नाम था। इसके बाद यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, जैसे हमने बात की 28% लगभग कवर करता है। इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। गेहूं की डलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कर्क रेखा मतलब मालवा के मध्य से गुजरती है तो कौन कौन से जिले हैं, ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे। उसके बाद याद रखना, या फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि कर्क रेखा जो है वो जो मालवा के पठार से गुजरती है तो कौन से जिले उसमें आते हैं, मतलब पूरे एमपी में आपको बताना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश में, ठीक है, कितने जिलों को टच करती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी। आपको याद रखना, जिसके पास माल होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो क्या करेगा, सिगार फूकेगा। ठीक है, जिसके पास माल होगा वो सिगार फूकेगा। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार चोटी। फिर अन्य चोटी जाना पाओ, जाना पाओ याद रखना, चंबल के लिए, मतलब चंबल नदी यहाँ से निकलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धजारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिगार चोटी और जाना पाओ चोटी ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में। सबसे पहले हमने मध्य भारत के पठार के बारे में पढ़ा, उसके बाद बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ा, मालवा के पठार के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है। देखो, बुंदेलखंड का पठार ये हो गया और बुंदेलखंड का दक्षिण ये हो गया, और दक्षिण पूर्व मतलब ये पार्ट, मतलब पूरा का पूरा ये वाला पार्ट। तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, उसके बाद बघेलखंड के पश्चिम में, बिल्कुल बघेलखंड का पठार आपको यहाँ मिलेगा, तो बघेलखंड के पश्चिम में। उसके बाद कितना परसेंट कवर करता है, तो 10.36%, मतलब 10.36% ये कवर करता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो विंध्य शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। कौन से जिले इसमें है, तो याद रखना पूर्व वाले जिले। मैप बना के देख लेना। ठीक है, मैप बना के जब आप देखोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर रीवा पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये सब जिले इसमें संबंधित हैं। उसके बाद यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है इन द सेंस कि यहाँ पर जो ठंड है वो अच्छी खासी ठंड होती है और गर्मी कम ही होगी, क्योंकि ठीक है, गर्मी क्यों कम होगी, क्योंकि ये क्या ऊपरी भाग है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है उतना पहुँच नहीं पाता है बाकी क्षेत्रों की तुलना में। इसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पर, तो बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर। बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर यहाँ पर यहाँ के प्रमुख वनोपज है। ठीक है, बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर। खैर, अब बात करते हैं, मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मैं बता दूंगा अभी कि मिट्टी को कैसे आप याद रख सकते हैं मैप के थ्रू। उसके बाद नदियाँ, टोंस, केन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोंस और बीहड़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब महाना भी याद ही रख लेना, टोंस, केन, बीहड़ और महाना। टोंस, केन, बीहड़ और महाना। टोंस, केन, बीहड़ और महाना। टोंस, केन याद रखना, तो
बाकी नहीं भी याद रखोगे चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर गेहूँ चावल की पैदावार अच्छी होती है, तो ठीक है, इसको भी ज़्यादा उतना याद रखना नहीं है। उसके बाद इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे स्कॉर्पलैंड कहते हैं। ठीक है, स्कॉर्पलैंड कहते हैं किसको? विंध्य जो विंध्य श्रेणी के साइड में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, सॉरी, विंध्य श्रेणी के ऊपर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगारी या स्कॉर्पलैंड कहते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, जैसे आप किसी को रवा खिला दोगे तो वो आप क्या करेगा? गुडविल में बातें करेगा। तो रीवा पन्ना पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रीवा पन्ना पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुडविल चोटी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? दमोह में। गुडविल या फिर इसको सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, अगर आपने किसी को रवा खिला दिए तो आपकी गुडविल के बारे में बात करेगा। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी के बारे में। तो नर्मदा घाटी को नर्मदा घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नर्मदा, इसलिए इसे नर्मदा घाटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कवर करता है मालवा का पठार 28%, और उससे थोड़ा सा कम 26% नर्मदा घाटी कवर करती है। इसके बाद याद रखना है, इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है, और इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। और याद रखना साथ ही साथ कि धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जबलपुर, नरसिंहपुर, मतलब जहाँ जहाँ से नर्मदा बहती है या नर्मदा की सहायक नदियाँ बहती है वो याद रखना कि नर्मदा घाटी क्षेत्र है। जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर। तो आपको दो नाम याद रखना है, 2 से 3 नाम, कि जबलपुर याद रहे आपको, नरसिंहपुर याद रहे और होशंगाबाद याद रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये है दक्षिण में। ठीक है, जैसे हमने बात की थी रीवा पन्ना के पठार के बारे में कि रीवा पन्ना का पठार ऊपर में है। तो रीवा पन्ना का पठार जब ऊपर में है तो वहाँ पर जो ठंड है वो ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निचले क्षेत्र के बारे में, ये जो पार्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये बाकी क्षेत्र ऐसे, तो हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, जो निचला भाग है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। इसके बाद इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की जाने पर बढ़ती है। ठीक है, वर्षा की जो मात्रा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यहाँ पर क्या होता है? बढ़ती है, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब जो मानसून है वो और ज़्यादा परिपक्व होता जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी होती है। उसके बाद नदियों के अगर बारे में बात करें तो यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ बहती है, नर्मदा घाटी, तो नर्मदा नदी बहेगी। उसके बाद तवा, हिरण, मतलब सहायक नदी, जैसे नर्मदा की जो सहायक नदी है, हिरण, शेर, हथीनी, शक्कर, दूधी। हिरण, ऐसा म्यूजिक में आप याद रख सकते हो, म्यूजिक इन द सेंस एक फ्लो में याद रख सकते हो। हिरण, शेर, हथीनी, शक्कर, दूधी। 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 हिरण, शेर, हथीनी, हिरण भी है, शेर और हाथी। हिरण, शेर, हथीनी, शक्कर, दूधी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, हिरण। ठीक है, हिरण भी एक जानवर है, शेर भी एक जानवर है, हाथी भी एक जानवर है। उसके बाद शक्कर को आपने दूध में मिला के पी लिए। तो हिरण, शेर, हथीनी। हिरण, शेर, हिरण को किसने मारा? शेर ने, और शेर किससे डरता है? हाथी से। तो हिरण, शेर, हथीनी, शक्कर, दूधी। उसके बाद वनों के बारे में बात की तो यहाँ पर सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस। सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस, ये जो वन है ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो मिट्टी कौन सी है? तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्व में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोनों मिट्टी का यहाँ पर मिक्सअप है कि पश्चिम में पाई जाएगी यहाँ पर गहरी काली मिट्टी और पूर्व में पाई जाएगी लाल मिट्टी। इसके बाद फसल कौन सी होती है? तो कपास, बताया काली मिट्टी है तो कपास व मूंगफली। मध्य क्षेत्र में गेहूँ और पूर्व क्षेत्र में चावल। मध्य क्षेत्र में गेहूँ और पूर्व क्षेत्र में चावल, ये चीज़ें याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी मिलती है, मतलब जो खनिज है
चूना पत्थर, संगमरमर, ये याद रखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मेन जो है वो याद रखना है कि यहाँ पर गहरी काली मिट्टी भी पाई जाती है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद वो सब चीज़ें फिर फालतू है, याद नहीं रखना ज़्यादा। दिमाग बहुत छोटा सा है, तो इतनी चीज़ें याद रखना है कि आप उसको संभाल सको, ठीक है। उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भाई गेहूँ भी हो रहा है, चावल भी हो रहा है, ठीक है। अनाज के लिए क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए। और अनाज के लिए क्या होना चाहिए, गेहूँ, चावल। तो इसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है, जैसे हमने बात की। सबके बारे में तो हमने बात कर लिया है। जैसे हमने ऊपर में बात किया यहाँ पर मध्य भारत के पठार के बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में, रीवा पन्ना के पठार के बारे में, इसके बाद मालवा के पठार के बारे में, यहाँ पर नर्मदा घाटी के बारे में जब हम बात करें तो ये सबसे निचला भाग है। ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो सबसे निचला भाग है, ठीक है। सबसे निचला भाग मतलब हमने इससे पहले पढ़े नर्मदा घाटी के बारे में। तो नर्मदा घाटी जो है वो सबसे गहरा भाग है, एक तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे निचले में जो भाग है उसका नाम है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये चीज़ याद रखना है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 पार्ट में हमने विभाजित किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, आप ऐसे RMM। तो आर से याद रखना है राजपीपला श्रेणी, उसके बाद महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। राजपीपला, महादेव, मैकल, राजपीपला, महादेव, मैकल। तो राजपीपला पश्चिमी श्रेणी है, महादेव मध्य श्रेणी है और मैकल पूर्वी श्रेणी है। इसके बाद पश्चिमी श्रेणी मतलब राजपीपला जो है गुजरात मध्य प्रदेश में, मध्य श्रेणी मतलब महादेव का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, और मैकल का विस्तार जो है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। पश्चिमी श्रेणी मतलब राजपीपला का विस्तार मध्य प्रदेश गुजरात में, उसके बाद महादेव का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मैकल मध्य प्रदेश और महादेव का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और मैकल का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसके बाद चीज़ें याद रखना है आप लोगों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश का लगभग 11% भाग ये कवर करता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा होता है। अब दक्षिण में है तो आप सोच सकते हैं कि शीत ऋतु में, एक मिनट, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब ये निचला भाग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ठंड अधिक पड़ती है, गर्मी कम होती है। और नीचे भाग में अगर है तो गर्मी अधिक होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर ठंड अधिक है, याद रखना ये। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये हिली एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए इसकी जो जलवायु है वो विपरीत जलवायु है। इसके बाद इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब आगे बात करते हैं यहाँ से कौन सी नदियाँ बहती है। तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच। शक्कर, दूधी वही, और जो नर्मदा घाटी में पढ़े थे हमने, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी, ये चीज़ें याद रखना है। 2 नदियाँ याद रखना है यहाँ से, ताप्ती याद रखना और वैनगंगा याद रखना। ताप्ती और वैनगंगा यहाँ से याद रखना है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, तो सबसे दक्षिण भाग में है, यहाँ पर पाई जाती है छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नर्मदा घाटी में पाई जाती है, वो चीज़ भी याद आपको रखना है। उसके बाद पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर में मध्य भारत के पठार के बारे में बात किया, यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार के बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने मालवा के पठार के बारे में बात कर ली, रीवा पन्ना के पठार के बारे में बात कर लिया। उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में बात की हमने, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात की। अब जो लास्ट पॉइंट बच गया हमारा वो है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार के बारे में बात करेंगे। इसे पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और इसमें
लगभग 7% ये कवर करता है। उसके बाद कौन से ज़िले यहाँ पर, सिंगरौली, सीधी और शहडोल। स से याद रखना, स फॉर सिंगरौली, एस फॉर सिंगरौली, एस फॉर सीधी और एस फॉर शहडोल। सिंगरौली, सीधी, शहडोल और रीवा इसमें कवर होता है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। जब ऊपरी भाग है तो मैंने बताया कि शीत ऋतु में अधिक ठंडी होगी और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी यहाँ पर पड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ लगभग 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद कौन सी नदी यहाँ से बहती है, तो याद रखना, सोन, जोहिला, बनास, सोन, जोहिला, बनास, सोन, जोहिला, बनास, सोन, जोहिला, बनास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, जैसे बघेलखंड का पठार जो है, बघेलखंड के पठार में चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बघेलखंड के पठार में चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है बघेलखंड का पठार, ये हो गया रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र और उसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र या सतपुड़ा श्रेणी। तो बघेलखंड के पठार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन होता है। सतपुड़ा के पठार में मक्का का उत्पादन होता है। मध्य भारत के पठार में सरसों का उत्पादन होता है, सरसों की हांडी भी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। उसके बाद बुंदेलखंड के पठार में गेहूँ, तिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद बात करते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूँ, गन्ना, दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये रिवीजन वाली चीज़ें हैं तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इससे एक बार बस समझ लेना है। और आपने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली है तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी एक बार रिवाइज के उद्देश्य से उसको पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कि कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं मध्य प्रदेश में। तो एक एक करके थोड़ा हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे ऊपर है गोपाचल पर्वत, याद रखना। उसके बाद है सिगार चोटी। इसके बाद यहाँ पर है राजपीपला महादेव मैकल, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, RMM से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सद्भावना चोटी मतलब गुडविल चोटी, और यहाँ पर कैमूर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी, सद्भावना और कैमूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ऐसा ट्रिक बना के याद रख सकते हो, ठीक है। VBK बना दिया मैंने जैसे, ठीक है। विंध्याचल, उसके बाद V से याद रखना विंध्याचल, और B से याद रखना भांडेर श्रेणी, और K से याद रखना है कैमूर श्रेणी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वैसे थोड़ा बोरिंग पॉइंट रहता है, बट क्या करें, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो आनंद तो लेना नहीं है। मेन क्या है, मेन है यार एग्ज़ाम निकालना ना। तो और एक मज़े की बात है कि जहाँ आनंद आता है, जहाँ मज़ा आता है, वहाँ पर वो फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता है। तो जहाँ जब तक कष्ट नहीं आएगा तब तक फ्यूचर सेटल नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया VBK मतलब विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो विंध्याचल के बारे में बात करते हैं, यह सबसे पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़, उसके बाद वाचू पॉइंट, काकड़ी बरली और सलकनपुर भीमबेटका आते हैं, ठीक है। तो एक बार मैप बना के देख लेना विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाला, और कौन से जिले आ रहे हैं वहाँ पर वो देख लेना, और जिले के अंतर्गत कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है वो बस देख लेना, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। उसके बाद भांडेर के बारे में बात करते हैं। तो भांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। उसके बाद कैमूर के बारे में बात करते हैं। कैमूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये जो फैक्ट दिख रहे हैं ना आप 3-4, यहाँ से इतने बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अभी भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ चुका है फिर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैमूर श्रेणी में आपको मिलेगा त्रिकुटा पर्वत, कैमूर श्रेणी में आपको मिलेगा त्रिकुटा पर्वत, और त्रिकुटा पर्वत कहाँ पर है, मैहर में,
इसके बाद गिधराज पर्वत याद रखना, और उसके बाद गिधराज पर्वत में याद रखना ये यहाँ पर आपको मिलेगा सतना में। तो अब ऐसे ही मैंने जैसे ट्रिक बनाया कि रामायण में जो गिद्ध दिखाए गए हैं उनमें क्या था, सत था। तो गिधराज पर्वत कहाँ पर है, सतना में है। त्रिकुटा पर्वत याद रहेगा, त्रिकुटा मैयर, मतलब मैयर में शारदा माता, तो त्रिकुटा पर्वत आपको रिलेट कर लेना है। केन नदी का उद्गम स्थल है, और यहाँ से केन नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जो कैमूर श्रेणी है, यमुना और यहाँ यमुना, यहाँ पर सोन, तो कैमूर श्रेणी जो है वो यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं। राजपीपला इसका पश्चिमी भाग है जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है। तो मैंने जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट ऐसे मतलब हाईलाइट करके रखा है उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। जैसे राजपीपला पश्चिमी भाग है मैंने बताया, उसके बाद गुजरात में मध्य प्रदेश बुरहानपुर दर्रे तक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका भाग कुछ मिलता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है चुलगिरी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, राजपीपला में मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है राज, जिसका नाम क्या है राज, और राज को हर एक चीज़ में चुल पड़ी रहती है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। राजपीपला श्रेणी और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है चुलगिरी, ठीक है। उसके बाद इस श्रेणी में स्थित असरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद है महादेव, महादेव मध्य भाग में, ठीक है, राजपीपला महादेव मैकर मध्य भाग में, इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है, ठीक है। इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालियाबीत आदि पर्वत चोटियाँ आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ये दो चीज़ें याद रखना है, धूपगढ़ और पंचमढ़ी। धूपगढ़ पंचमढ़ी कहाँ पर है, महादेव में। उसके बाद इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं मैकल की। तो मैकल सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। और मतलब मैकल के बारे में इतना सा याद रख लेना कि ये जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है और इसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। और मैकल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे अमरकंटक और अचानक मार याद रखना, तो बाकी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो है, एक मिनट थोड़ा पेन बदल लें। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखना धूपगढ़ है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उसके बाद और कहाँ पर मिलेगी आपको ये मिलेगी महादेव श्रेणी में। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की मैंने बताया राज को हर एक कामों में चूल पड़ी रहती है तो चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड। बुंदेली में कौन जाएंगे, सिद्ध बाबा। बुंदेली में कौन जाएंगे, सिद्ध बाबा। उसके बाद मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। जिसके पास माल होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो क्या करेगा, सिगार फूकेगा। तो मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार। उसके बाद विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सद्भावना, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी ताप्ती नदी, अजंता। ये चीज़ याद रखना है। देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से नर्मदा नदी जाती है और फिर उसके बाद नीचे है अजंता श्रेणी। तो अजंता श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी जाती है। तो आप ये थोड़ा बना के देख लेना, मतलब थोड़ा ये वर्क कर लेना अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, ठीक है। नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एग्ज़ाम में निकलेगा और क्या होगा, ठीक है। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसे नहीं होंगे आपके पास, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सम्मान नहीं होगा, बस इतना ही होगा। तो देख लेना, नहीं करना है तो मत करना और करना है तो कर लेना। यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो श्रेणी है इसका नाम है, मतलब याद रखना यहाँ पर आपको मिलेगी विंध्य पर्वत श्रेणी और उसके बाद यहाँ से बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, फिर बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी और यहाँ पर है अजंता श्रेणी महाराष्ट्र वाली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ईपीएल जो होता है एग्जाम प्रीमियर लीग, ठीक है, आईपीएल की तर्ज पर बनाया गया इसको। तो गिधराज पर्वत कहाँ पर मिलेगा आपको, सतना जिले में मिलेगा, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद भोपाल शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक से बनाया था, मतलब ट्रिक से याद रखा था, आप लोग भी याद रख सकते हैं। तो भोपाल शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से ये भोपाल है और भोपाल घिरा हुआ है 5 पहाड़ियों से। तो 5 पहाड़ियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। तो याद रखना
भोपाल 5 श्रेणियों से नहीं घिरा है, 5 सांपों से घिरा है, 5 स्नेक, ठीक है, 5 स्नेक। एस से याद रखना श्यामला हिल्स, एन से याद रखना नेओरी हिल्स, ए से याद रखना अरेरा हिल्स, के से याद रखना कटारा हिल्स और ई से याद रखना ईदगाह हिल्स, ठीक है। एस मतलब श्यामला और एन से याद रखना नेओरी, श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। स्नेक याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, SNAKE। इसके बाद मालवा की उच्चतम चोटी का नाम सिगार चोटी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है और इसकी हाइट याद रखना कितनी है, तो 1350 मीटर है। लांजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में है, लम्हेटा हिल्स जो है वो जबलपुर में है, लम्हेटा, ठीक है। लम्हेटा जो हिल्स है वो है जबलपुर में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिक बना दिया था इसका कि हैट लम्हेटा, ठीक है। तो लम्हेटा को याद रखना, कोई भी अगर आपसे हेट कर, ठीक है, लम्हेटा, तो अगर कोई हिट कर रहा है तो वो बल से हिट करेगा, ठीक है, या हिट करेगा। लम्हेटा मतलब हिट करना, और हिट कैसे करेगा, बल से, मारेगा कैसे, बल से। तो लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। उसके बाद गोपाचल पर्वत, गोपाचल में आ रहा है ग, मतलब गोपाचल पर्वत, और ग्वालियर में भी आ रहा है ग। तो गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर का किला स्थित है, ये याद रखना है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। त्रिकुटा पर्वत के बारे में बात करें तो मैहर पर स्थित है और यहाँ पर कौन सी माता का मंदिर है, तो शारदा माता का यहाँ पर मंदिर है। इसके बाद भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, ठीक है। राष्ट्रगान आप गा के दे सकते हैं, वहाँ पर विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार मिलते हैं। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो गर्भ की संरचना है, मतलब मध्य प्रदेश का जो आंतरिक भाग है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखना आर्कियन श्रेणी से कुछ भाग निर्माण हुआ है, धारवाड़, कडप्पा, विंध्याचल, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी। तो एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको, जैसे मैंने याद रखा था, ठीक है। ठीक है, ऐसे याद रखना, एडी के जो है, एडी के जो है वो विजार्ड है, ठीक है। एडी के जो है वो है विजार्ड, एडी के जो है वो है विजार्ड, ये एडी के जो है वो है विजार्ड। ए से याद रखना आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ठीक है। एडी के विजार्ड है। ए से याद रखना आर्कियन श्रेणी, फिर धारवाड़, फिर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसके बाद याद रखना ये जो पूर्वी भाग है गोंडवाना क्षेत्र है, इसके बाद नीचे वाला भाग गोंडवाना क्षेत्र में ये वाला पार्ट भी आता है और ये वाला भी पार्ट आता है, याद रखना 2 क्षेत्रों में फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब याद हो जाएगा आपको। उसके बाद ग्वालियर श्रेणी, ऊपर भाग में ग्वालियर है, ग्वालियर श्रेणी। इसके बाद आर्कियन श्रेणी, आर्कियन श्रेणी मतलब जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो आर्कियन श्रेणी। यहाँ पर थोड़ा देखने वाली ज़रूरत है, कहाँ पर, धारवाड़ श्रेणी में, ठीक है। गोंडवाना याद ही रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ पर कुछ भाग है, यहाँ पर कुछ भाग है। दक्कन ट्रैप भी याद ही रहता है, ग्वालियर श्रेणी भी याद रहेगी, आर्कियन भी याद रहेगी। धारवाड़ थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, तो आप याद रख लेना। फिर आर्कियन श्रेणी के बारे में बात करते हैं, ये सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एडी के VJD, तो आर्कियन सबसे पुरानी है, और सबसे पुरानी है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवाश्म का अभाव है, सबसे पुरानी है, मतलब सबसे पुरानी है, मतलब इसका निर्माण कैसे होगा, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है तो कोई जीवाश्म यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है, अगेन वही चीज़ है, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, धारवाड़ चट्टान के बारे में बात करते हैं। तो धारवाड़ चट्टान के बारे में हमने देखा कि सबसे निचला वाला भाग है, और इसमें कौन सी क्षेत्र आते हैं, तो संकोली श्रेणी आता है इसमें, संकोली श्रेणी जबलपुर, और चिल्पी श्रेणी बालाघाट, और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपको लगेगा कि सर बस हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है तो है फिर, ठीक है, क्योंकि MPPSC के एग्जाम में कोई भी फैक्ट आ सकता है, ठीक है,
कोई भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। संकोली श्रेणी, तो संकोली याद रखना है जबलपुर। अब ऐसे याद रख सकते हैं जो संकोली है मतलब संकली है, संकली में को बांधने के लिए बहुत बल लगता है, संकली को बांधने के लिए बहुत बल लगता है मतलब चंबल श्रेणी। उसके बाद सौंसर श्रेणी, सौंसर श्रेणी, सौंसर श्रेणी को याद रखना, सांस फूल जाती है जब हम छींद तोड़ने जाते हैं ना, तो याद रखना सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में, और चिल्पी श्रेणी बालाघाट में, चिल्पी बालाघाट, चिल्पी श्रेणी, चीले बालाघाट में बहुत अच्छे मिलते हैं ना, चिल्पी श्रेणी बालाघाट। संकोली श्रेणी मतलब सांकल को बांधने के लिए बल लगता है। उसके बाद सौंसर श्रेणी मतलब जो सांस फूल जाती कब, जब हम छींद को तोड़ने जाते हैं। इसके बाद इनमें प्रमुख खनिज जो है वो मैंगनीज पाया जाता है। आप एसएससी से याद रख सकते हैं संकोली श्रेणी और संकोली श्रेणी, फिर ऐसे याद रखना सौंसर श्रेणी और चिल्पी श्रेणी, संकोली, सौंसर और चिल्पी श्रेणी, ये चीज़ याद रखना है। इनके प्रमुख खनिज मैंगनीज पाया जाता है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका निर्माण जो धारवाड़ चट्टान या धारवाड़ चट्टानों का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम है धारवाड़, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, और यह बिजावर श्रेणी व ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है, ठीक है। कुडप्पा श्रेणी में इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। इनका आंध्र प्रदेश के कुडप्पा गांव के नाम पर नामकरण किया गया है। विंध्याचल श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो विंध्याचल श्रेणी कुडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह परतदार चट्टान है, यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। दक्कन ट्रैप चट्टानों के बारे में अगर बात करें तो बेसाल्ट चट्टानें भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये पाई जाती हैं। गोंडवाना श्रेणी के बारे में बात करें तो गोंडवाना श्रेणी जो है पेंच घाटी, सोनघाटी, जबलपुर और बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये याद रखना है, एक मिनट, कि यहाँ पर कोयले का मतलब जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद टरसरी चट्टानें, जो सबसे नवीन चट्टान है उसका नाम है टरसरी चट्टानें। यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की नदियों में अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी बनी रहती है। तो हम बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों में अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में याद रखना है कि हर एक दिशाओं से नदियाँ बहती है। तो पूर्वी प्रवाहित नदियाँ मतलब जो पूर्व की दिशाओं में प्रवाहित होती है। उसके बाद पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी प्रवाहित नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो उत्तरी भागों में प्रवाहित होती है। और दक्षिणी प्रवाहित नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो पूर्वी प्रवाहित नदियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, सोजोम या फिर सोजीम के नाम से याद रख सकते हैं। सोन, जोहिला और महान, सोन, जोहिला, महान जो नदियाँ हैं वो पूर्वी प्रवाहित नदियाँ हैं। इसके बाद अगर बात करें पश्चिमी प्रवाहित नदियों की तो याद रखना है नतामा, ठीक है, नतामा से याद रखना है पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। मतलब न से याद रखना है नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही। उसके बाद उत्तरी प्रवाहित नदियाँ तो चंबल, ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मालवा क्षेत्र से प्रवाहित होती है, छिप्रा भी मालवा वाले भाग में, काली सिंध फिर मध्य जो भारत का पठार है उस क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है। पार्वती के बारे में अगेन हम बात कर चुके हैं। उसके बाद सिंध, बेतवा, केन, इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो हमें याद रखना है इनमें डिफ्रेंशिएट, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्वी प्रवाहित नदी है। आपको ऑप्शन दे दिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी प्रवाहित नदी नहीं है, सोन, जोहिला, महान और सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंध। इसके बाद दक्षिण प्रवाहित नदियाँ जैसे वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हा। वेनगंगा और प्राणहिता का संगम होता है, याद रखना, ठीक है। तो
सॉरी वेनगंगा और वर्धा का संगम होता है, ये चीज़ याद रखना है। वेन और प्राणहिता बनती है, तो वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, कान्हा और पेंच। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई में, तो सबसे जो लंबी नदी है मध्य प्रदेश की वो है नर्मदा नदी। आप बहुत आसान से ट्रिक से याद रख सकते हैं, 13-12, 13-12, 13-12 मतलब नर्मदा नदी की जो लंबाई है उसकी नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर। उसके बाद चंबल नदी 965 किलोमीटर। ठीक है, चंबल को रिलेट करना है बल से, और जब कोई बल दिखाते हैं तो हम उसको कहते हैं नो, बल नहीं दिखाना है, नो। तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। उसके बाद सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी की जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। तो सोना जो है वो साथ साथ रहना चाहिए, जो सोना है वो साथ साथ रहना चाहिए, मतलब 780 किलोमीटर। उसके बाद ताप्ती नदी याद रखना, तापेंगे जो है ताप्ती नदी, तापेंगे साथ साथ, मतलब अगर मान लो कि आग जल रही है तो तापेंगे साथ साथ। तो ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। बेतवा नदी, जो बेतवा नदी को रिलेट करना है बेत से, बेतवा नदी को रिलेट करना है बेत से, और बेत क्या है, 5 मारो। तो याद रखना बेतवा नदी की जो लंबाई है वो है 590 किलोमीटर। ठीक है, तो नर्मदा नदी की लंबाई एक बार रिकॉल करते हैं, 1312 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई, चंबल कोई बल दिखा रहा है तो उसको हम कहेंगे नो, मतलब 965 किलोमीटर। सोना साथ साथ रहना चाहिए, 780 किलोमीटर। तापो साथ साथ, मतलब 724 किलोमीटर। बेतवा तो जो है बेत 5 मारो, कितने मारो, 590 किलोमीटर। आप देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी बह रही है, फिर नीचे वर्धा नदी, वैनगंगा नदी, फिर इधर माही नदी बह रही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये सब चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं अब एक एक नदियों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल बल, मतलब बल अगर कोई दिखा रहा है तो हम कहते हैं नो, बल नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कैसे याद रख सकते हैं, बल। ठीक है, बल कहाँ पर होते हैं, चंबल, चंबल, चंबल चप्पल, चंबल चप्पल, चंबल को रिलेट करना है चप्पल से, और चप्पल कहाँ पर पहनते हैं, पाँव में। ठीक है, तो यही कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद चंबल नदी का जो मुहान है वो है उत्तर प्रदेश के इटावा में, यमुना से मिल जाती है। मतलब चंबल नदी अपना पानी जो है, अपना जल कहाँ पर गिराती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में ये जो पानी है वो गिरा देती है। उसके बाद इसे मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा किसे कहते हैं, चंबल नदी को कहते हैं, ये याद रखना है। सॉरी बाय मिस्टेक। देखो, चंबल नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है छिप्रा, और छिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। छिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं, और इसका जो उद्गम होता है वो होता है इंदौर जिले की काकड़ी बरड़ी से। इसको कैसे याद रख सकते हैं, छिप्रा को रिलेट करना है छिपाना, और छिपा किस चीज़ को रहे हैं, ककड़ी को छिपा रहे हैं। ठीक है, तो छिपरा का उद्गम होता है काकड़ी बरडी पहाड़ी से। और सिवना, जो शिव है, शिव मंद बोलते हैं, शिव क्या कैसे बोलते हैं, मंद बोलते हैं। मतलब शिवना नदी कहाँ से निकलती है, मंदसौर, मतलब शिवना नदी के किनारे मंदसौर स्थित है, शिवना नदी के किनारे मंदसौर स्थित है। उसके बाद काली सिंध, काली सिंध, ये ट्रिक है या ऐसे याद रख सकते हैं, जो काली है, काली बाग में देवा के पास रहती है, काली बाग में देवा के पास रहती है। मतलब काली सिंध जो नदी है उसका उद्गम होता है बागली गांव देवास से। इसके बाद पार्वती के बारे में बात करें तो पार्वती जो है, पार्वती शिव जी की क्या करती है, सेवा करती है। तो पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर से, ऐसे याद रख सकते हैं। कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कूनो नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य है, पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पर हम लोग अभी चीते वगैरह लाए हमने अफ्रीका से। इसके बाद बनास, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, और इसका उद्गम होता है अरावली पर्वत श्रेणी, राजस्थान से इसका उद्गम होता है। इसके बाद बात करते हैं सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, और इस पर बंजारा बांध है। तो सीप में याद रखना, सीप से बंजारा बांध चलेंगे, सीप से कहाँ जाएंगे, बंजारा बांध जाएंगे। ठीक है, सीप नदी का उद्गम कहाँ से होता है, स से याद रखना शिवपुर, और स से याद रखना सीप नदी, और बंजारा बांध याद रखना है। इसके बाद चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाओं के अगर बारे में बात करें तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। गांधी सबसे ऊपर गांधी जी, ठीक है, फिर राणा सागर और जवाहर सागर। तो ये चीज़ें याद रखना है। ठीक
ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जवाहर सागर और ये राणा सागर परियोजना है। इस बार चलना, चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है यहाँ पर, और ये कहाँ पर है चुलिया जलप्रपात? राजस्थान में। फिर पाताल पानी इंदौर में है, और शीतला माता इंदौर में, झाड़ीदा इंदौर में। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, वाटरफॉल है। कहाँ पर? इंदौर में। पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ीदा। पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा। पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा, ये इंदौर में। और याद रखना चूलिया जो जलप्रपात है वो भी मिलेगा राजस्थान में, और बाकी इंदौर में। याद रखना चंबल नदी और नाली का अप्रदन या बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये क्या करती है? अप्रदन करती है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले में अगर बात करें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड है। और चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। इसके बाद चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण किया जाता है, ये याद रखना। चंबल नदी में जो मेन चीज़ जो रहती है वो रहते हैं कछुए। चंबल नदी में क्या रहते हैं? कछुए रहते हैं। और कछुए की प्रजाति में बटागुर, कठवा और चित्रा। बटागुर, कठवा और वह चित्रा। बटागुर, कठवा और चित्रा इंडिका कछुए की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, यानी ये नाम याद रख लेना, बटागुर, कठवा व चित्रा। बटागुर, कठवा व चित्रा। इसके बाद चंबल नदी का पूरा नाम चरमावती या कामधेनु है। और याद रखना जो चंबल है, चंबल को रिलेट करना चप्पल से, और चप्पल किस चीज़ की बनी होती है? चर्म की बनी होती है। ठीक है, जिसे कामधेनु नहीं पहनती है। ठीक है, चप्पल चर्म की बनी होती है जिसे कामधेनु नहीं पहनती है, तो चरमावती और कामधेनु उसके नाम है। उसके बाद रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियाँ होंगी, तो याद रखना कौन सी नदी है? बनास, सीप और चंबल। 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 बनास, सीप और चंबल, ये चीज़ याद रखना है। ये BSc एक ट्रिक है, BSc बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो बैचलर ऑफ साइंस याद नहीं रखना। ठीक है, बी से याद रखना बनास, सीप, चंबल। बनास, सीप, चंबल। और रामेश्वर एक जगह है जहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है 3 नदियाँ, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड में एक नदी बहती है जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है। ठीक है, और ये अपना जो जल है वो कहाँ पर गिरा देती है? तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में अपना जल जो है प्रवाहित कर देती है। उसके बाद इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। बेत जो है 5 कितने मारना है? 5, तो 590 किलोमीटर। उसके बाद बेतवा की सहायक नदियाँ कौन सी है? बीना, धसान व जामनी। बीना, धसान और जामनी। तो आप याद रखना बीना, जाम के, धसना बेतवा में। ठीक है, बेतवा एक नदी है। ठीक है, बीना, जाम के, धसना एक ट्रिक है। बीना, जाम के, धसना बेतवा में। बीना, जामनी और धसान। बीना, जाम के, धसना बेतवा में। बीना, जामनी और धसान, ये जो नदियां हैं ये सहायक नदियां किसकी? बेतवा की। इसके बाद बात करते हैं बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना, मात्रा टीला परियोजना और परीक्षा परियोजना। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सम्राट की परीक्षा माता ने राजघाट में ली। सम्राट की परीक्षा माता ने राजघाट में ली। सम्राट की परीक्षा माता ने राजघाट में ली। तो सम्राट अशोक परियोजना, परीक्षा परियोजना, माता टीला परियोजना और राजघाट परियोजना, ये सारी जो परियोजना है ये कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना राजघाट परियोजना जो है जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। र से याद रखना राजघाट परियोजना, और र से याद रखना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। र से याद रखना राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और ये याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द बेतवा रिवर। ठीक है, बेतवा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बात करेंगे। बेतवा की सहायक नदी का नाम है बीना, और बीना नदी के किनारे आगासौद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, तो बेतवा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बीना। ब से याद रखना बेतवा, ब से याद रखना बीना। तो बीना नदी पर आगासौद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सती प्रथा के जो पहले साक्ष्य है वो कहाँ से मिले?
एरण नामक स्थान से मिले। और एरण नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? बीना जिले में, एरण नामक स्थान सागर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना यह बीना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके बाद बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है क्योंकि बुंदेलखंड से बहती है, और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वैसे मध्य प्रदेश की गंगा तो नर्मदा है, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद बेतवा का आइलैंड, आइलैंड मतलब ऐसी जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, उसको आइलैंड कहते हैं। तो बेतवा का आइलैंड देवगढ़ किले को कहा जाता है। देवगढ़ जो किला है, देवगढ़ किला उत्तर प्रदेश में जो है, वो बेतवा के मतलब बेतवा आसपास से बहती है और वो बीच में स्थित है, ऐसे याद रखना। और जो भालकुंड जलप्रपात है वो बीना नदी पर है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बीना नदी में। ठीक है, भालकुंड बीना नदी पर है, भालकुंड बीना नदी पर है। तो ब और भ, ठीक है, तो ब से याद रखना बीना और भ से याद रखना भालकुंड, भालकुंड, और एक है सागर में। बेतवा नदी के किनारे अगर स्थित शहरों के बारे में बात करें तो वो है विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा। ऐसे याद रख सकते हो आप। वो विभो सच बता, वो विभो सच बता, बेतवा के किनारे शहर स्थित है कि नहीं है? ओ से याद रखना है ओरछा, वी से याद रखना है विदिशा, भो से याद रखना है भोजपुर, स से याद रखना है सांची, और फिर ठीक है, बस इतना ही है। तो ओ विभो सच बता, ओ विभो सच बता कि बेतवा के किनारे ये शहर स्थित है कि नहीं है? तो ओरछा, विदिशा, भोजपुर, सांची। ठीक है, ये याद रखना है, सांची और चंदेरी। अब बात करते हैं सिंध नदी की। तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। तो याद रखना, सिंधी लोग लॉट विदेश से निकालते हैं। जो सिंधी लोग हैं वो लॉट कहाँ से निकालते हैं? विदिशा, विदेश से निकालते हैं, विदेश में निकालते हैं। ठीक है, लॉट कहाँ निकालते हैं? विदेश में निकालते हैं, कि कितना क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे करके जो लॉट निकालते हैं ना, वो विदेश में निकालते हैं। तो याद रखना, सिंधी लोग लॉट विदेश में निकालते हैं। तो सिंध नदी, और याद रखना है सिंध नदी का जो उद्गम है वो लटेरी तहसील विदिशा से होता है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। उसके बाद इसकी सहायक नदी के बारे में अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी है कुंवारी, माहौर और पाउज। कुंवारी, माहौर और पाउज, कुंवारी, माहौर, पाउज, कुंवारी, माहौर, पाउज। ठीक है, क्वामापा, क्वामापा, क्वामापा से याद रख सकते हो, क्वामापा, क्वामापा, कुंवारी, माहौर और पाउज, कुंवारी, माहौर और पाउज। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंध को याद रखना सीने से, सिंध मतलब सीना, और सीना कितने इंच का होना चाहिए? 47 इंच का। ठीक है, तो 470 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना के बारे में। तो यहाँ पर दो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मणिखेड़ा परियोजना शिवपुरी में और गोपी कृष्ण बांध गुना में। ठीक है, मणिखेड़ा परियोजना शिवपुरी में और गोपी कृष्ण बांध गुना में। ये ट्रिक याद रख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। ये जो ट्रिक देख सकते हैं आप, इस ट्रिक में जो मेरी हेल्प की है मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है चंद्रकांत मेश्राम। ठीक है, तो चंद्रकांत मेश्राम का तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे ट्रिक वगैरह बनाने में उसने मेरी हेल्प किया। तो आते हैं टॉपिक में। देखो, सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना मणिखेड़ा परियोजना और गोपी कृष्ण बांध यहाँ पर स्थित है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि सिंध में मणि एंड गोपी रहते हैं, सिंध में मणि और गोपी रहते हैं, सिंध में मणि और गोपी रहते हैं। ठीक है, तो सिंध में कौन रहता है? मणि और गोपी। तो मणिखेड़ा परियोजना और गोपी कृष्ण बांध कौन सी नदी पर है? तो सिंध नदी पर ये परियोजना स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो सिंध नदी के बारे में इंपॉर्टेंट है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सोनकुआ का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? दतिया में। ठीक है, याद रखना, एक अंकल थे जिनका नाम रतन, और उनके बहुत बड़े बड़े दांत थे। ठीक है, तो रतनगढ़ का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? दतिया में। उसके बाद सनकुआ, जो सन है मतलब जो बेटा है वो कुएं में अपने क्या देखता है? दांत देखता है। तो सनकुआ का मेला दतिया में, और रतनगढ़ का मेला ये भी दतिया में लगता है। इसके बाद बात करते हैं सिंध में रतन और सनकू मेला देखने दतिया जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध नदी जो है
गुना जिले को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है? सिंध नदी। सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है। इसके बाद बात करते हैं केन नदी के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। तो क से याद रखना है केन नदी, क से याद रखना है केन नदी, क से याद रखना है कैमूर पर पहाड़ी, और क से याद रखना है कटनी। केन, कैमूर, कटनी, केन, कैमूर, कटनी। उसके बाद इसके मुहाने के अगर बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यमुना में मिल जाती है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। 420 लोग केन घर में रखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। और देखो इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। और देखो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ मैं, मेरा कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है, बट मेरा इतना सा परसेप्शन है, इतना सा इंटेंशन है मेरा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। चाहे 1 घंटा 2 घंटा लेट हो, बट ऐसे पढ़ो आपकी लॉन्ग टाइम तक आपको वो चीज़ें याद रहें। तो हम ये बात करते हैं, इसकी जो लंबाई है वो है 427 किलोमीटर, ये चीज़ याद रखना है। और इसको कैसे याद रख सकते हो? जो केन है 420 लोग, देखो 420 के सिमिलर है लगभग, तो 420 लोग केन घर में रखते हैं। 420 लोग केन घर में रखते हैं। तो जो केन नदी है उसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। इसके बाद इसकी सहायक नदी, दो सहायक नदी याद रखना है, सोनार और श्यामरा। सोनार, श्यामरा और उर्मिल, ये भी उर्मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार, श्यामरा और उर्मिल, सोनार, श्यामरा और उर्मिल, सोन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आप लोगों को। समझ आ रहा है? एक मिनट। तो फिर कुछ अब इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देते हैं। सोनार, श्यामरी और उर्मिल। सोनार ऐसे याद रखना, सोनार ऐसे याद रखना, श्यामरी और फिर उर्मिल। सोनार, श्यामरी, उर्मिल, सोनार, श्यामरी, उर्मिल। ऐसे कुछ ऐसे लॉजिकल मतलब आपको मेथड बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं गंगेय जलप्रपात। गंगेय जलप्रपात जो है वो के नदी पर है। तो कहाँ पर है? पन्ना में। ठीक है, गंगेय परियोजना पन्ना में। अब कैसे याद रख सकते हैं? जो गंगेय है, ठीक है, गंगेय है, गंगेय के बारे में जानकारी हमको कहाँ मिली? पन्ना से मिली। पन्ना से मिली, मतलब जो पन्ना है, पेज है, उससे हमको जानकारी मिली। उसके बाद रनगुआ परियोजना, रनगुआ, ठीक है, रनगुआ, 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 रन करना है, दौड़ना है, पर क्या लेके? छत्ता लेके, कहीं कुछ गिर ना जाए ऊपर से। ठीक है, तो गंगेय परियोजना पन्ना, रनगुआ परियोजना याद रखना छतरपुर, और उर्मिल परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर। जो उर्मिला है वो रन करती है, मतलब दौड़ती है छत्ता लेकर के। उर्मिला परियोजना और उर्मिला परियोजना और रनगुआ परियोजना, दोनों परियोजना कौन से जिले में है? तो याद रखना छतरपुर जिले में है। की नदी पर प्रमुख जलप्रपात के बारे में अगर बात करें हम, तो गाथा व पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, हमें गाथा किसी भी चीज़ की कहाँ पर मिलती है? पन्ने में। जब हम पन्ने में पढ़ते हैं तो हमें गाथा के बारे में पता चलता है कि अच्छा इसने ये किया था, अच्छा इसने ये किया था, अच्छा इसने ये किया था। तो गाथा जो है जलप्रपात वो पन्ना जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात ये भी पन्ना जिले में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं इसने जलप्रपात के बारे में। तो इसने जब किसी से होगा तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ गर्मी ना लगे, उसको बारिश ना हो, बारिश मतलब उसके ऊपर ना गिरे, इस कारण अगर जब जिससे हम स्नेह करेंगे उसके ऊपर छाता पकड़ के रखेंगे। तो स्नेह जलप्रपात याद रखना छतरपुर जिले में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड है केन नदी से, जैसे केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। केन मतलब आई कैन डू इट, मतलब किसको दिखा रहे हैं? शक्ति को दिखा रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? कैन बोल करके मैं अपनी शक्ति को दिखा रहा हूँ। तो केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। उसके बाद केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र और पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन सी सीमा पर स्थित है? केन घड़ियाल केंद्र पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। इसके बाद भारत की पहली नदी लिंक परियोजना। क्या होता है ना, कभी कुछ नदी सूखने लगती है, कुछ नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जो नदी सूखने लगती है उसके आसपास के लोगों को पानी नहीं मिलता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो मतलब ओवर हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? जहाँ पर कम पानी है
वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पानी है उस नदी को जोड़ देना है। तो भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2005 में। उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन को दिया गया है। अब बात करते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से होता है। और देखो, टोंस नदी को रिलेट करना है टेस से। टोंस नदी को किससे रिलेट करना है? टेस से। और जो टेस वाले लोग होते हैं ना, वो जलते बहुत हैं। टेस वाले लोग जलते बहुत हैं। तो टोंस नदी का उद्गम हुआ है जुलेरी गांव सतना से। उसके बाद ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है? गंगा में। ठीक है, ये कहाँ पर अपना मुहावरा बनाती है या कहाँ पर अपना जल प्रवाहित कर देती है? तो गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो वो है बीहड़, महाना और बेलन। तो ब से याद रखना बेलन, बीहड़, बेलन, बीहड़ और महाना। बेलन, बीहड़, बहाना, महाना। ठीक है, बहाना नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार का। बेलन, बीहड़ और महाना। फिर उसके बाद परियोजना, टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख जलप्रपात के बारे में कहा जाए तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। याद रखना, आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे मैंने याद रखा था कि रीवा में पुराना तमाशा, रीवा में पुराना तमाशा। तो रीवा जिले में पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। उसके बाद रीवा में पिया और बहन। रीवा में कौन है? पिया भी है और बहन भी है। रीवा में कौन है? पिया भी है और बहन भी है। तो रीवा नदी पर याद रखना, रीवा जिले में बीहड़ नदी पर पियावन व चचाई जलप्रपात स्थित है। उसके बाद केवट महान होते हैं। केवट कैसे होते हैं? महान होते हैं। ठीक है, तो केवट जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में। फिर बहुती जलप्रपात, रीवा में बहुत सेलर है। रीवा में बहुत सेलर हैं, तो रीवा जिले में बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश, बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम के बारे में अगर बात करें तो बेतवा का जो पुराना नाम है या प्राचीन नाम है उसका नाम है वेत्रवती। ठीक है, बेतवा का जो पुराना नाम है वो है बेतवा का जो पुराना नाम है वो है वेत्रवती। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के प्राचीन नाम की। जैसे बेतवा का जो प्राचीन नाम है वो था वेत्रवती। तो बेत और वेत्र, वेत्र, तो बेतवा का प्राचीन नाम वेत्रवती था। चंबल याद रखना, जो चंबल है, चंबल को रिलेट करना चप्पल से। और चप्पल चर्म की बनी होती है जिसको कामधेनु नहीं पहनती है। तो चर्मवती और कामधेनु जो है वो चंबल का नाम था। और ये नित्य प्रवाह होते रहती है, ऐसे याद रखना। तो इसका नाम है नित्यवाही, वैसे नित्यवाही ऐसे याद रखना। नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम था वो था नर्मदा का जो प्राचीन नाम था वो था शिवपुत्री और रेवा। तो याद रखना, नर्मदा शिव की पुत्री है रेवा, नर्मदा शिव की पुत्री है रेवा, या शिव की पुत्री है रेवा, शिव की पुत्री है रेवा। तो शिवपुत्री रेवा। इसके बाद तमसा, तो तमसा टी से याद रखना तमसा, टी से याद रखना टोस और टी से याद रखना तमस। तमसा टोस तमस, तमसा टोस तमस, तमसा टोस तमस। याद रखना, तमसा और टोस नदी एक ही है। उसके बाद कीन आई कैंट, ठीक है, कीन मतलब ऐसे याद रखना। या फिर कीन जो है, कीन उठाने की जो शक्ति थी वो कर्ण के पास थी। तो कीन उठाने की शक्ति किसके पास थी? कर्ण के पास थी। तो शक्ति से याद रखना सुक्तिमती और कर्णवती और सुक्तिमती। उसके बाद मध्य प्रदेश नदियों की लंबाई के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पहली नदी है उसका नाम है, याद रखना, नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। चंबल, कोई अगर बल लगाएगा तो हम उसके कहेंगे नो, बल नहीं लगाने का है। ठीक है, तो चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर। सोन नदी सोना जो है 7 तो 780 किलोमीटर। उसके बाद ताप्ती नदी तापेंगे 724 किलोमीटर। माही नदी, ठीक है, माही क्या करती है? माही पेंच मारती है, ठीक है, तो 583 किलोमीटर। उसके बाद वैनगंगा नदी 569 किलोमीटर। वेन जो है, वेन याद रखना पंच के घर में। किसके घर में? पंच के घर में। वेन किसके घर में? पंच के घर में। तो 569 किलोमीटर। सिंध नदी, आपको अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए कि 500 है कि 600 की 700 है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया हुआ है। वैनगंगा नदी, वेन याद रखना, वेन जो है वो किसके घर में? तो वेन याद रखना, वेन है पंच के घर में। ठीक है, उसके बाद सिंध नदी। सिंध नदी की लंबाई है, जो सीना है वो सीना कितना हो जाए? 47 इंच का होना चाहिए, तो 470 किलोमीटर। उसके बाद केन नदी जो है, केन कौन रख लेते हैं? 420 लोग अपने घर में रख लेते हैं, तो 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये चीज़ याद रखना है।
इसके बाद अब बात करेंगे पूर्वी प्रवाहित नदियों के बारे में। तो पूर्वी प्रवाहित नदियों में 3 नदी मैंने बताया था, सोजिम, ठीक है, सोजोम या सोजिम से हमने याद रखा था, सोन, जोहिला और महाना, सोन, जोहिला और महाना, सोन, जोहिला और महाना, सोन, जोहिला और महाना। तो सोन नदी का उद्गम जो है वो सोना कैसे है, 7 तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। देखो हमने सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात किए थे, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर है, यहाँ पर थी जो है पीपला श्रेणी, यहाँ पर थी महादेव श्रेणी और यहाँ पर थी मैकल श्रेणी। तो यहाँ पर हम बात करें मैकल श्रेणी के बारे में, तो याद रखना इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी की वो है जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हेर। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हेर। अगर प्रमुख बांधों के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख बांध है यहाँ पर बाण सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। इसके बाद सोन नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है रिहंद परियोजना, और रिहंद परियोजना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश। आगे बात करें सोन नदी पर, सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल में स्थित है, ठीक है। देखो सब में एस आर है, एस फॉर सोन घड़ियाल केंद्र, एस फॉर सीधी और एस फॉर शहडोल। तो सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। उसके बाद सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। बाण सागर परियोजना का नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। कौन थे बाणभट्ट, तो याद रखना है जो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन कौन था, ठीक है, पुष्यभीति वंश या वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था या शक्तिशाली शासक था कह सकते हैं। तो याद रखना कि उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट के नाम ही पर बाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया है, जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी प्रवाहित प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसका उद्गम सबसे पहले बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो जो पश्चिमी प्रवाहित नदी है, 3 नदियाँ याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो माही के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा के बारे में बात कर ही चुके हैं और बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। बाकी मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है अभी माही नदी, उसके बाद हम नर्मदा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम ताप्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों नदियाँ पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माही नदी के बारे में। इसका उद्गम हुआ है मिंडा गांव, सरदारपुर, धार से हुआ है। तो याद रखना, माही मिंडा धार लगा के पीती है। माही मिंडा धार लगा के पीती है, ठीक है। तो माही नदी का उद्गम हुआ है मिंडा गांव और सरदारपुर, धार से इसका मतलब उद्गम हुआ है, और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, याद रखना, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है, ऐसी जाती है, ऐसी, ठीक है। इसको आदिवासी गंगा भी कहते हैं क्योंकि ऐसी आ रही है ना, ठीक है, ऐसी आती है, नाम ही है इसका, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, 1 मिनट, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। याद रखना, जो माही है उसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। माही पंच मारती है, माही क्या करती है, पंच मारती है, पंच मतलब 583 किलोमीटर। इसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सोम, चाप, अनास, जाखम, ठीक है, 2 अक्षर के नाम है, सोम, चाप, अनास, जाखम। सोम और चाप, अनास और जाखम, सोम और चाप, अनास और जाखम। ऐसे म्यूजिक से याद रख सकते हो आप हर एक चीज़ों को, ठीक है, मैं तो ऐसे याद रख सकता हूँ, ऐसे म्यूजिक से याद रखना है, सोम, चाप, अनास, जाखम, सोम, चाप, अनास, जाखम, सोम, चाप, अनास, जाखम, सोम, चाप, अनास, जाखम, बस। इसके बाद याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि याद हो गया आपको, ठीक है, सोम, चाप, अनास, जाखम, सोम, चाप, अनास, जाखम, ये तो मैजिक है। फिर प्रमुख परियोजना के बारे में बात करें तो जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में और कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में, ठीक है। जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान में और कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में, ठीक है।
याद रखना, माही जो है वो कड़ा बांधती है जम के, ठीक है। माही क्या करती है, कड़ा बांधती है, कड़ा ना बांध परियोजना, और कैसे बांधती है, जम के, इतने टाइट बांधती है ना कि वो कड़ा निकल नहीं पाता है, तो जमनालाल बाजार परियोजना। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द माही रिवर, ठीक है। माही रिवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा गई, ये देखो, ये 1 बार और ये 2 बार, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ठीक है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ये 3 नदी पर है, माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम। माही नदी को आदिवासी गंगा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी। तो इसके बाद अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि समझ नहीं आ गया, फिर से बताया जाए, तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतना हमने लंबा टाइम दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर फिर से बताओ, तो उनके लिए लिखा है मैंने कि ख़त्म हो गई है ज़िंदगी की दास्तान, कि ख़त्म हो गई है ज़िंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश है कि और कहा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहा जाता है, और इसका उद्गम होता है अमरकंटक अनूपपुर जिले से। इसके बाद यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। देखो ये है, एक मिनट, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। उसके बाद नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं टोटल 41, ठीक है। ऐसे बह रही है, याद रखना, ऐसे बह रही है, ऐसे, तो इसकी 41 सहायक नदी है। अब इसका दाया भाग कौन सा होगा, ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा इसका दाया और नीचे वाला भाग हो जाएगा बायां। तो ऊपर वाले भाग में 19 नदी है और नीचे कितनी है, 22, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी होगी, 19 और 22 हो जाता है 41, ठीक है। तो इसकी कुल जो सहायक नदी है वो है 41। उसके बाद बात करते हैं इसकी बाई तरफ से जो सहायक नदियाँ जो मिलती है उसके बारे में। तो थावर, बंजर, सीर, शक्कर, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, कुंडा, गोई। आपको ऐसे म्यूजिक से याद रखना है एक फ्लो में, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, ठीक है। थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, थावर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई। उसके बाद दाई तरफ की अगर नदियों के बारे में बात करें, दाई तरफ मतलब ये वाली नदियों के अगर हम बारे में बात करें तो हिरण, बारना, कुलार, मान, हिरण, बारना, ठीक है, हिरण, बारना, कोलार, मान, हथिनी, हिरण, बारना, कोलार, मान, हथिनी। हिरण को रिलेट करना बारना से, हिरण, बारना, कोलार, मान, हथिनी, हिरण, बारना, कोलार, मान, हथिनी। आगे बढ़ते हैं, तो ये है नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो एक बार देख लेते हैं। अमरकंटक नदी से निकली, कपिलधारा जलप्रपात बनाई, उसके बाद धुआंधार जलप्रपात बनाई, फिर अवंतीबाई परियोजना भी इसमें है। उसके बाद शक्कर नदी यहाँ पर मिल जाती है इससे, तवा नदी भी इससे मिल गई, देखो नर्मदा नदी से। उसके बाद छोटी तवा भी मिल जाती है, चलो सुक्ता भी मिल गई। उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात है, यहाँ पर चोरल मतलब चोरल नदी जो है, चोरल नदी भी मिल गई। उसके बाद याद रखना है मान नदी भी मिल गई, हथिनी नदी मिल गई, जारवानी जलप्रपात, सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है तो गुजरात में है, ये चीज़ें याद रखना है। और खंबात की खाड़ी में इसने पानी गिरा दी। उसके बाद नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाओं के बारे में अगर बात करें तो थावर परियोजना है वो मंडला में है, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में। थावर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मंडला में, ठीक है। थावर परियोजना, थावर थप्पड़, थावर थप्पड़, थप्पड़ कौन मार रहा है, कहाँ पर मार रहे हैं, मंडे में, थप्पड़ कहाँ मार रहे हैं, मंडे में। थावर को रिलेट करना है थप्पड़ से, थप्पड़ कहाँ पर मार रहे हैं, मंडला में मार रहे हैं, या फिर ऐसे याद रखना मंडे में मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रहता ही है। उसके बाद इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में स्थित है। इसके बाद देजला देवड़ा, देजला देवड़ा खरगोन में, महेश्वर खरगोन में, उसके बाद मानधार में, उसके बाद याद रखना चंद्रशेखर अलीराजपुर में, और लोअर गोई, एक
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन। तो थावर को रेट करें थप्पड़ से, और थप्पड़ कहाँ पर पड़ रहे हैं, मंडल में या मंडे में पड़ रहे हैं। उसके बाद अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में, दीजला देवड़ा खरगोन, महेश्वर खरगोन, मानधार चंद्रशेखर अलीराजपुर, और लोअर गुई बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत टाइम हो गया, बट याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भगवान नहीं होते। और अक्सर ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बात है टॉपिक में। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात कपिल धारा, दुग्ध धारा। जितनी भी धारा है याद रखना वो कहाँ पर है, अमरकंटक में। ठीक है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट धारा है। और कौन सी नदी पर है, जितनी भी धारा वाली चीज़ें आएगी नर्मदा नदी पर, याद रखना। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब धारा कहाँ पर है, अमरकंटक में। फिर धुआंधार जलप्रपात, ये तो आपको पता ही है, ये है जबलपुर में। तो धारा जहाँ पर भी आएगी याद रखना, अनूपर के बारे में बात हो रही है और नर्मदा के बारे में बात हो रही है। स्वस्थ धारा ये याद रखना खरगोन में, और जारवानी जलप्रपात गुजरात में, धुआंधार जबलपुर में याद रहेगा। मानदाता और दर्दी बहुत इंपॉर्टेंट है खंडवा में। कैसे याद रखेंगे, जो दर्द दे रहा है, मानधाता मतलब दादा को दर्द दे रहा है, तो उनका जो शरीर है ना वो खंड खंड होने लगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, मानदाता वो दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है, ऐसे याद रखना है। फिर नर्मदा नदी पर प्रमुख घाटों के बारे में बात करें तो गौरी घाट कहाँ पर है, जबलपुर में। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश का गौकुंभ का आयोजन किया गया। गौकुंभ का आयोजन गौरी घाट जबलपुर में। सेठानी घाट होशंगाबाद, जो सेठ है, सेठ होश में कई बार नहीं रहते क्योंकि पैसा बहुत है, तो सेठानी घाट होशंगाबाद। बरमान का घाट नरसिंहपुर, बरमान घाट नरसिंहपुर। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। बरमान का मेला, ठीक है। बरमान, बरमान या वरदान किसको मिला है, नरसिंह को मिला। बरमान किसको मिला, ये बरमान या वरदान नरसिंह को मिला। तो बरमान का मेला या बरमान का घाट जो है वो नरसिंहपुर में स्थित है, और यहाँ पर मकर संक्रांति में 13 दिन के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद महेश्वर घाट के बारे में बात करें, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। महेश्वर घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने कराया था, और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। इसके बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 15 जिले में प्रवाहित होती है। ये जिलों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो अनावरण है वो कब किया गया, 2018 में किया गया, 31 अक्टूबर 2018 में। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, और इसके वास्तुकार का नाम है राम सुतार। इसके वास्तुकार का नाम राम सुतार, वास्तुकार राम सुतार, वास्तुकार राम सुतार, वास्तुकार राम सुतार। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर। इसका अनावरण कब किया गया, 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक 148 दिनों के लिए किया गया। इसके बाद नर्मदा नदी का नामोदस नाम, नर्मदा नदी को नामोदस के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो नामोदस नाम है टॉलमी ने दिया है। इसके अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम है रेवा, मेकलसूता और शंकरपुत्री। रेवा, मेकलसूता और शंकरपुत्री और नामोदस। नामोदस नाम किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं। गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशी देने वाली नदी या खुशी की नदी से कहा जाता है। टोर टोर महासीर मछली जो है, टोर टोर या जिसे महासीर कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश की जो कहना चाहिए जो राजकीय जीव है, ठीक है, राजकीय जीव है वो है महासीर। ठीक है, तो याद रखना राजकीय मछली या राजकीय जीव जो है, राजकीय मछली है महासीर। ठीक है, तो राजकीय मछली महासीर का जो कहाँ पाई जाती है, तो नर्मदा नदी में पाई जाती है। उसके बाद याद रखना राजो रस क्या था, राजो रस छिपकलियों का राजा, मतलब मांसाहारी डायनासोर था, उसकी एक प्रजाति है। और इससे जो जीवाश्म है वो सुरेश श्रीवास्तव नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से प्राप्त किए हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं
धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। ऑपरेशन नर्मदा कहाँ पर किया गया था? खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे 1961 में किया गया था। और क्यों किया गया था? इसमें जो एमपी पुलिस है ना, एमपी पुलिस को प्रशिक्षण देना था। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो गंगा है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो गंगा है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पर। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा। आदिवासी गंगा माही। उसके बाद मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा को। गिवर ऑफ लेजर नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी जो है वो है केन। भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम है, जैसे टोस नदी, एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी भी है टोस और गंगा की सहायक नदी भी है टोस, मतलब दोनों अलग अलग नदी है। उसके बाद मंदाकिनी के बारे में बात करें तो जो मंदाकिनी है एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दो प्रकार की मंदाकिनी नदी, एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी है जो रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, और दूसरी है चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जो चित्रकूट है वो भी एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर बनास नदी के बारे में अगर बात करें तो बनास जो है एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी है। तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है, एक इधर बह रही है एक इधर बह रही है। कावेरी नदी कर्नाटक के तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। हम बात करें अभी पश्चिमी प्रवाहित नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात किया नर्मदा नदी के बारे में, अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखेंगे। ताप्ती नदी की लंबाई याद रखना 724 किलोमीटर। अगर हमें तापना है तो हम साथ साथ तापेंगे, मतलब 724 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई से। ये ट्रिक से याद रख सकते हैं जो चंद्रकांत ने बनाया है। तो ताई ताप्ती बैतूल में बहते हैं, इससे बनाया ताई ताप्ती जो है बैतूल में बहती है वो। ठीक है, बहते हो, ताई ताप्ती बैतूल में बहते हो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं जो ताप्ती है वो कौन ताप्ती है, मतलब आग कौन ताप रही है, मुल्ताई। आग कौन ताप रही है, मुल्ताई। ठीक है, तो बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। इसके सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणावती। इसके बाद पीजीबीपीआ, ठीक है, या बीपीपीजीआ या पीजीबीपीआ, ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणावती। ठीक है, उसके बाद प्रमुख बांध पारसडो बांध, हटनूर बांध और उकाई परियोजना। उकाई परियोजना है गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पारसडो बैतूल, हटनूर बांध महाराष्ट्र में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। और शिवपुत्री किसका नाम है, तो नर्मदा का। सूर्यपुत्री किसका है, तो ताप्ती नदी का है। सूर्य में भी क्या होता है, ताप होता है, और ताप्ती नदी ताप मतलब ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर है बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइलैंड ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। और स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। स्वाली बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। और सूरत बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह, सूरत बंदरगाह कहाँ पर है, स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी में गुजरात में, ताप्ती नदी पर गुजरात में। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। देखो मैंने यहाँ बताया था, एक मिनट, यहाँ पर थी विंध्य पर्वत श्रेणी, यहाँ से वही नर्मदा, यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ से वही ताप्ती, और यहाँ पर है अजंता। तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत आ गए, और अजंता, ये आ गया अजंता के मध्य प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। कंचन घाट बेतवा नदी पर, कैसे याद रखेंगे, कंचन बीत मारती है, कंचन क्या करती है, बीत मारती है, तो कंचन घाट बेतवा नदी पर, कंचन क्या कर रही है, बीत मार रही है, मतलब बेतवा नदी पर। सेठानी घाट, साड़िया घाट, गौरी घाट, संग्राम घाट, बरमान घाट, तो ऐसे याद रखेंगे इन सारे घाटों को। सेठ सेठानी ने नर्मदा, एक मिनट ना, जो सेठ सेठानी है, सेठ सेठानी ने क्या किया है कि सेठ सेठानी ने नर्मदा गौरी से वर मांगा, ठीक है, संग्राम के लिए, ठीक है। सेठ सेठानी ने नर्मदा गौरी से, सेठ सेठानी ने नर्मदा गौरी से वर मांगा संग्राम के लिए। तो सेठानी घाट, साड़िया घाट, गौरी घाट, संग्राम घाट, बरमान घाट, ये सब कहाँ पर है, नर्मदा नदी में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं राम घाट। और रामघाट, राम से कुछ छिपा नहीं है, राम से कुछ छिपा है क्या, नहीं, तो रामघाट परियोजना या रामघाट कहाँ पर है, क्षिप्रा नदी पर, महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर, राजघाट ताप्ती नदी पर, ये चीज़ें हमें याद रखना है। उसके बाद चरणगंगा नदी बांधवगढ़, ठीक है। चरणगंगा नदी के किनारे कौन सा बांध है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मनिहारी नदी पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, देरवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जोबट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, केन खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बंजर हालो सुपर्ण कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, पेंच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इनका ट्रिक बना के आप लोग याद रख लेना, अगर नहीं समझ आता है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्रिक बना के अच्छे से और बता दूंगा। दक्षिणी प्रवाहित नदियों के बारे में अगर बात करें, वेनगंगा नदी, इसका उद्गम मुंडारा गांव सिवनी जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये याद रखना है। उसके बाद इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर, उसके बाद 569 किलोमीटर याद रखना है। इसके बाद वर्धा, बावनथड़ी और पीच नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसमें कौन सी परियोजना है, संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में, दूती बांध है, राजीव सागर परियोजना और माचागोरा बांध भी इसमें स्थित है। उसके बाद याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका नाम है वैनगंगा नहर, और जिसका निर्माण कब किया गया था, 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। वर्धा नदी, वर्धा का उद्गम, वर्धा किससे मिल जाती है, तो वैनगंगा से मिलकर के प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, ये चीज़ याद रखना है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम है, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम जहाँ महात्मा गांधी भी गए हुए थे, तो सॉरी, महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम यहाँ पर स्थित है। उसके बाद प्राणहिता नदी वर्धा और वैनगंगा का संगम है, ये चीज़ भी याद रखना है। राइज ऑफ शिवगामी, आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में शिवगामी, राइज ऑफ शिवगामी वो नॉवेल है जिससे बाहुबली मूवी बनी है, ठीक है। तो राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा है, आनंद नीलकांतन ने लिखा है। इनको बहुत आनंद आता था इसलिए इन्होंने लिख दिया। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। और फिर बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात कर लिए, इसके लाभ क्या क्या हैं ये सब पढ़ लेना, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लाभ है कि फ़ायदा मिलेगा, पानी जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पानी पहुँचेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा। नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव क्या है, विस्थापन और पुनर्विवास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद कीन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में स्टार्ट की गई थी, समझौते पर हस्ताक्षर 2021 में किए गए। कुल लंबाई 221 किलोमीटर है। तो लाभान्वित जिले 13 जिले से लाभान्वित होंगे। इसके बाद प्रथम चरण दूसरा चरण इसमें होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र एवं उनके योगदान, गंगा यमुना अफवाह तंत्र। उसके बाद याद रखना नर्मदा अफवाह तंत्र, ये थोड़ा किलोमीटर याद रखना, कितने किलोमीटर का इसका मतलब कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना है इसका, तो इसका कैचमेंट एरिया है 2,02,070, ठीक है। उसके बाद नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे हम। और फिर उसके बाद ताप्ती अफवाह तंत्र है, माही अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र ऐसा तंत्र जो मुख्य नदी और सहायक नदियों से जो मिलकर जो तंत्र बनता है नदियों का, उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे
और गंगा यमुना तंत्र, गंगा और यमुना और उसकी जो जितनी भी सहायक नदी है, गंगा यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलकर जो अपवाह तंत्र बनेगा उसको कहेंगे गंगा यमुना अपवाह तंत्र। उसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जो अपवाह तंत्र बना है उसे नर्मदा अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती और उससे उसकी सहायक नदी उससे मिलकर जो अपवाह तंत्र बना है माही अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद बात करें जल विभाजक, वाटर साइड एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसी सीमा होती है वाटर साइड या जल विभाजक जो एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है। एक अपवाह तंत्र को दूसरे अलग अपवाह तंत्र से अलग करने वाली जो सीमा है उसे कहते हैं वाटर साइड या जल विभाजक सीमा कहते हैं। उसके बाद जल ग्रहण एरिया, कैचमेंट एरिया, तो नदी जितना भी जल बहा कर लाती है आसपास से, ठीक है, उस एरिया को उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अब मध्य प्रदेश में अपवाह प्रतिरूप जो है, जो नदियाँ बहती है तो किस किस तरीके से देखने मिलती है नदियाँ जब बहती है तो वो चीज़ें भी याद रखना है। जैसे जब नदी बहती है, जैसे ऐसे नदी बह रही है और यहाँ से उसकी सहायक नदी मिल रही है, उस सहायक नदी में उसकी एक सहायक नदी मिल गई, उस सहायक नदी में उसकी और एक सहायक नदी मिल गई, उसके बाद एक और सहायक नदी है उसमें उसकी सहायक नदी मिल गई, फिर सहायक नदी मिली, फिर एक सहायक नदी, ये एक नदी निकली, फिर एक सहायक नदी, एक नदी इससे मिल रही है उसकी सहायक नदी। तो ये कैसा लग रहा है? ये लग रहा है वृक्ष जैसे, ठीक है, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं इसको, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप इसको कहते हैं। कौन सी नदी बहती है इस तरीके से? गंगा, यमुना और महानदी। उसके बाद अरी या अपकेंद्रीय प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियाँ, ठीक है, एक जगह से, ये जैसे मान लो पहाड़ी है, ये पहाड़ी और पहाड़ियों से इधर इधर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस तरीके से नदियाँ बह रही है, ठीक है। तो जब ऐसे नदियाँ बहने लगती है तो इसको कहते हैं अरी या तो जब नदियाँ एक जैसे पहाड़ है, जैसे ये मान लो कि ये पठार है या पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ से नदियाँ क्या है ना, एक दिशा इस साइड में बह रही है, कुछ नदी ऐसे बह रही है, कुछ नदी ऐसे 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 बह रही है। मतलब क्या कर रही है, वो एक स्थान से दूसरी दिशाओं की ओर जा रही है, मतलब एक स्थान से निकल रही है, बहुत सारी नदियाँ इधर उधर जा रही हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अमरकंटक पर्वत में, ठीक है, जो अमरकंटक पर्वत है वहाँ से नर्मदा भी निकल रही है, सोन भी निकल रही है, जोहिला भी निकल रही है, महानदी भी निकल रही है, और सब क्या कर रही है, दूसरी दूसरी दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अरी या अपकेंद्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय नदियाँ, जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती है, ठीक है। जैसे ये नदी है और ये मुख्य नदी है, ठीक है, मेन नदी है, और जो उसकी सहायक नदी है वो समकोण पर मिल रही है, ऐसी, ये समकोण हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये ये तो जब ऐसा अपवाह प्रतिरूप बनता है तो इसे कहते हैं परवर्ती नदियाँ प्रतिरूप। उसके बाद अध्यारोपित नदियाँ, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा प्रवर्तन करती है, जब नदियाँ क्या करती है, काटते रहती है, जमीन है उसको काटते रहती है, जहाँ से वो बह रही है उसी को काटते रहती है। तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अध्यारोपित नदियाँ प्रतिरूप कहते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें हम मध्य प्रदेश के बांध परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे उसी वीडियो में, ठीक है, उसी वीडियो में जलप्रपात, झील, तालाब, मिट्टियाँ, कृषि, पशुधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु और जनजातियाँ तथा जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते एक शायरी सुनते जाइए कि तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, कि तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ।